अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। मेरा नाम सनावर है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज जिन स्टोरीज एपिसोड 69। इसी के साथ तहे दिल से आप सभी को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके, हमारे, हम सब की रोज़ों को, दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज का हमारा एपिसोड भी ईद स्पेशल है, फिर चाहे ईद शहर में मनाई जाए या फिर गाँव घर में। आज हमारे पास 3 ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो कि ईद के ही त्यौहार से जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं। हम हर साल ईद की छुट्टियां मनाने शहर से अपने गांव जाया करते थे। ये बात उस वक्त की है जब मेरी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल थी। मेरे 3 बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। उस वक्त मेरे सबसे बड़े भाई की उम्र 23 से 24 साल की थी। मैं सबसे छोटा था और सबका बेहद लाडला था। गांव में हमारे सब कज़न्स एक ही घर में इकट्ठे रहा करते थे, जिनमें मेरे 2 बड़े तायाबू की फैमिली और एक चाचू की फैमिली थी। मैंने कभी अपने कज़न्स की ज़ुबान से घर में पेश आए कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में नहीं सुना और ना ही कभी हमारे इस तरफ ध्यान गया था। वो अलग बात है कि जब हम अक्सर इकट्ठे होते तो बैठकर जिन भूतों की बातें किया करते, लेकिन कभी कोई चीज़ हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी। वो साल जब हम ईद मनाने गांव गए तो मेरे छोटे चाचू की बेटी का सुनना था कि वो आजकल काफ़ी बीमार रहती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और बुखार ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। चाचू ने सब टेस्ट करवाए लेकिन हर टेस्ट नेगेटिव आता। हर ट्रीटमेंट करवाया मगर मेरी कज़न को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अम्मी और मेरे बड़े भाई के मुताबिक मेरी कज़न पर शायद कोई साया वगैरह था, लेकिन ये बात मेरी अम्मी ने मेरे धतियाल के साथ शेयर नहीं की थी। ये बस उनका और भाई का ख्याल था। हम लोग जब ईद मनाने गांव गए तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हम सब एक दूसरे को खुशी से मिले, लेकिन मेरी वो कज़न किसी को नज़र नहीं आई। मामा के पूछने पे पता चला वो सो रही है। जबकि दोपहर का खाना लगाया तो मेरे बड़े भाई ने मेरे तायाबू के बेटे से कहा कि जाओ उसे उठा लाओ, तो साथ ही मेरी चची ने मना कर दिया और कहा कि वो सारी रात की जागी हुई है, सो उसे लिहाजा रहने दो, खैर है। हमने खाना वगैरह खाया। शाम की चाय हम लोग हमेशा बाग में पिया करते थे। हम सब बाग में थे। अम्मी वगैरह अपनी बातों में मसरूफ़ थीं और हम सब कज़न्स आपस में मशगूल थे। हम सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि मैंने देखा कि कोई टेरेस की खिड़की से हमें देख रहा है। मुझे लगा शायद मेरी कज़न है, तो मैंने उसे इशारा किया कि नीचे आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही खड़ी रही। मैंने दोबारा उसको इशारा किया, लेकिन फिर भी वो वहीं की वहीं हमें खड़ी होकर देखती रही। मैं भाग के अंदर गया और उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरी चची ने मुझे आवाज़ देके पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बताया तो उन्होंने मुझे ऊपर जाने से ये कहकर रोक दिया कि मेरी कज़न डिस्टर्ब होगी क्योंकि उसके पेपर्स चल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब लगा ये सब सुन के। मैं अम्मी के पास बाहर गया। मैंने फिर जब ऊपर देखा तो वहाँ खिड़की में कोई नहीं था। रात को मेरी अम्मी के कहने पे ज़बरदस्ती मेरी चची मेरी कज़न को लेके आई। उसको देखकर तो हम सब की आंखें दंग रह गई। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो ना जाने कितने सालों से बीमार हो। आंखों के नीचे गहरे हल्के, चेहरे की हड्डियाँ वाजिया, वो पहचानी ही नहीं जा रही थी। अम्मी के पूछने पर चची ने बताया कि वो सुबह शाम बुखार में ही रहती है और डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे आज भी याद है जब मेरी कज़न ने मेरी तरफ देखा तो वो ऊंची ऊंची रोने लग गई। वो चीखें मार मार के रो रही थी और कह रही थी कि वो पीछे खड़ी है और फिर से आ गई है। जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बेहद खौफ में मुब्तला हो गया और अम्मी के पास चला गया। चची ने उसको पकड़ा और वापस ऊपर ले गई। मेरी अम्मी ने मेरी दादी से बात की कि कहीं कोई साया वगैरह तो नहीं। दादी ने बताया उन्हें भी यही लगता है, लेकिन चची नहीं मानती। ये सुनकर अम्मी खामोश हो गई। दूसरे दिन हम सब बाग में खेल रहे थे कि मुझे फिर वो खिड़की पे नज़र आई। मैंने फिर उसे इशारा किया, लेकिन इस बार उसने मुझे ऊपर आने का इशारा किया। ये देख के मैं उसके पास ऊपर चल दिया। जब मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो वो वहीं खिड़की की तरफ मुंह रख के खड़ी थी। मैंने उसको आवाज़ दी और उसकी तरफ आया तो वो उसी तरह वहीं पर थी। जब मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो वो हंस रही थी और बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी। उसके हाथ उसके मुंह पर थे और वो मुझे देख के मुसलसल हंस रही थी। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लग रहा था।
और एक ही सेकंड बाद उसने खौफ में आके कहा कि वो मुझे हर रोज़ मिलने आती है और साथ ले जाने का कहती है। मैंने इस पर पूछा कि कौन, तो हल्की सी आवाज़ में कहने लगी कि वही जो अलमारी से देख रही है। मैं पीछे मुड़ के देखा तो अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने अपनी कज़न की तरफ देखा तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी और वो गुस्से से मुझे देखे जा रही थी। मेरा दिल बहुत घबराए जा रहा था, मगर मेरे पैर ज़मीन पे जम चुके थे। मैंने उसका नाम लेके उसको बुलाया तो उसने फ़ौरन से मेरी गर्दन अपने हाथों में ले ली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई। वो कौन सी ज़ुबान बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं ज़मीन पे गिर गया था और जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे था। मेरे गर्दन पे पट्टियाँ बंधी थीं। अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा और वापस घर ले आई। घर जाके मुझे पता चला कि मैं उस दिन 12 घंटे बेहोश रहा था। मेरी अम्मी मुझे और मेरे सब भाइयों को वापस ले आई। बाद में पता चला कि मेरी कज़न पे एक नहीं बल्कि 3 जिन्नात का साया था, जिनकी रिहाइश उस अलमारी में थी। वो वहाँ कहाँ से आए और मेरी कज़न को क्यों तंग करते थे, आज तक की बात कोई नहीं जान सका। ईद का तीसरा दिन था और मैं अपने दोस्त के घर गई थी। मेरी उम्र तब तकरीबन 13 से 14 साल की थी। उस रोज़ मैं बहुत खुश थी, जैसे हर छोटा बच्चा होता है। उस रोज़ मेरे साथ मेरी मामा भी गई थी। हम तकरीबन दोपहर के टाइम वहाँ गए थे। अपनी दोस्त से मिली जब, तो हमने बहुत सारा खेला, गुफ्तगू की, वक्त गुजारा। उसके कज़न्स मेरे भी दोस्त बन गए थे। हम सब ने सोचा कि डार्क रूम खेलते हैं। ये ऐसी गेम जिसमें एक कमरे में अंधेरा करके सब छुप जाते हैं और जिसकी बारी होती है उसने सबको तलाश करना होता है। हम लोग ये गेम उनके ऊपर वाले पोर्शन में खेल रहे थे। हमने हर कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। मुझसे पहले काफ़ी बच्चों की बारी हो चुकी थी, लेकिन किसी के साथ कुछ ऐसा ना हुआ जो मेरे साथ हुआ था। जब मेरी बारी आई तो सब अपनी अपनी जगह पर छुप गए। मुझे वैसे ही अंधेरे से काफ़ी खौफ आता था, मगर मैंने ये बात वहाँ किसी को बताई नहीं कि कहीं मेरा मजाक न बन जाए। मैंने काउंटिंग कंप्लीट की और उसके बाद सबको ढूंढने लग गई। मुझे हल्का हल्का खौफ भी महसूस हो रहा था, मगर मैं नॉर्मल एक्ट कर रही थी। चलते चलते मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने अंधेरे में उस तरफ ये सोच के हाथ मारा कि शायद कोई बच्चा हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ रहा है। मैं चलते चलते एक कमरे में चली गई और सबको आवाज़ें देने लगी। किसी की ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी और अब मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो रहा था। जिस रूम में मैं थी वहाँ उसके वॉशरूम से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने देखा कि वॉशरूम के बिल्कुल साथ एक सफ़ेद रंग की गुड़िया पड़ी है। वो गुड़िया देखने में काफ़ी अजीब थी। उसके गोल्डन लंबे बाल थे और अंधेरे में मुझे बस उसका हल्का सा चेहरा और आंखें चमकती हुई नज़र आ रही थी। मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और आगे वॉशरूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि बाथरूम से किसी के हंसने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे गई कि मेरे कदमों की आवाज़ उसको सुनाई ना दे, जो भी बाथरूम में हो। मैंने आहिस्ता से बाथरूम का बाकी का दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी न था। मैंने कैबिनेट्स देखे, दरवाजे के पीछे देखा तो कोई भी न था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने खुद को अपने कानों से किसी को हंसते हुए सुना और चलते हुए साया भी देखा। मुझे एकदम से बहुत घबराहट होने लगी। मैं बाथरूम से बाहर की तरफ निकली तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं भाग के दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो बिल्कुल खुल नहीं रहा था। ज़ोर ज़ोर से मामा को आवाज़ें दी, पर बाहर जैसे मेरी आवाज़ जा ही नहीं रही थी। मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कोई उस कमरे में देख रहा है। मैं रोते रोते पीछे देखा तो वो गुड़िया अपनी जगह से गायब थी। मैं बाकी कमरे की तरफ नज़र दोहराई तो मुझे कोई नज़र ना आया, लेकिन जब दोबारा आंसुओं से भरी हुई आंखों से देखा तो वो चमकती हुई आंखें बेड के नीचे से नजर आईं और यूं लग रहा था जैसे वो गुड़िया मुझे देखकर हंस रही है। ये देखना था कि मैंने ज़ोर से आंखें बंद कर ली और मज़ीद चीखने लगी। मैं अपनी मामा को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी और दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन वहाँ कोई भी ना आया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं मामा की गोद में थी। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। मामा को देखते ही मेरी आंखें फिर से नम हो गईं। थोड़ी देर बाद मेरी मामा ने मुझसे पूछा कि उस बंद कमरे में कैसे गई थी।
पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि बंद कमरा। मैंने उनको सब बताया, वो बाथरूम, वो गुड़िया, वो सब कुछ। लेकिन वहाँ सबका यही कहना था कि उस कमरे को तो कई सालों से खोला ही नहीं है और ना ही ऐसी कोई गोल्डन बालों वाली कोई गुड़िया उनके घर में है किसी भी बच्चे के पास। मामा ने उसी वक्त सबको खामोश करवा दिया और मुझे घर ले आई। उस दिन के बाद मैं 2 हफ्ते बहुत बेचैन रही और वो गुड़िया बार बार मेरी नज़रों के सामने आती रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब बहुत बेहतर हो गया। लेकिन आज भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो बहुत खौफ आता है कि वो सब क्या था और कैसे हुआ। ईद का दूसरा रोज़ था। तकरीबन रात के 1-2 बज रहे थे। इस घर में शिफ्ट हुए हमें अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे। बाहर खूब तेज़ बारिश हो रही थी और तेज़ आंधी चल रही थी। मैं अपने स्टडी टेबल पे किताब पढ़ रहा था। मौसम बहुत अच्छा था। सब लोग दिन भर की थकावट की वजह से सो चुके थे। उस वक्त मैं अकेला ही जाग रहा था। पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरी आंख बेल बजने की वजह से खुल गई। मैंने टेरेस की खिड़की से देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। बारिश फुल तेज़ हो रही थी। मैं वापस कमरे में आया, फिर से बेल हुई। मैंने फिर से देखा पर वहाँ कोई भी ना था। इस दफ़ा मुझे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन रात के इस वक्त कोई ऐसा क्यों करेगा। खैर मैं फिर बेड की तरफ आया और बेड पे लेटने लगा तो इस दफ़ा दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बाहर दरवाजे की तरफ गया। अब बारिश का शोर थोड़ा कम हो चुका था। मैंने आवाज़ दे के पूछा तो वहाँ से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आई। मैंने फिर से पूछा तो कहने लगे कि साथ वाले घर से आए हैं। मैंने बेदहानी में दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने काले रंग का निकाब किया हुआ था और उसकी आंखें ग्रीन रंग की थी। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसके माथे पे काले रंग का टीका लगा हुआ था और उसके साथ एक और छोटा बच्चा था जो तकरीबन 5-6 साल का लगता था। मैंने उसे पूछा कि कौन है और वो क्या चाहती है तो कहने लगी कि साथ वाले घर से आई हूँ। बारिश की वजह से उसका और उसके शोहर का रास्ते में आते एक एक्सीडेंट हुआ है। उसका शोहर घर में ज़ख्मी है। कहने लगी सुना है आप डॉक्टर हैं, हमारी मदद कर दे। अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी। खैर मैं उनकी मदद करने घर से निकल गया। जिस घर में वो रह रहे थे वो घर मेरे घर से 2 घर छोड़ के बना हुआ था और काफ़ी पुरानी तर्ज का था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो यूँ लगा जैसे कोई वीरान जगह में आ गया हूँ। न जाने क्यों मुझे उस घर से जले हुए गोश्त की बदबू आ रही थी और वो औरत मुझे उस कमरे में ले गई जहाँ उसका शौहर था। वो आदमी बहुत बूढ़ा मालूम हो रहा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। मैंने उसको देखा, मरहम पट्टी की और काफ़ी देर उसे बातें करता रहा। उसकी शख्सियत काफ़ी पुरसुकून थी मगर उसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। ऐसी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ही महसूस की थी। बातें करते करते कब रात के 3 बजे पता ही नहीं चला। जाते जाते उस आदमी ने मुझसे हाथ मिलाया। उसका हाथ इतना गर्म था जैसे मैं हाथों में कोयला पकड़ लिया हो। मैंने मजाक से कहा ऐसा लगता है मैंने हाथों में आग पकड़ ली है। वो आदमी इस बात पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। मैं घर से बाहर निकला तो देखा उस घर की छत से मुझे वो बच्चा और उसके हमरा 4-5 और बच्चे देख रहे हैं। मैंने अपना रुख सीधा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे अपने हाथ पर बहुत जलन महसूस हो रही थी। मैंने चलते चलते उस घर को देखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। ना ही वो बच्चे थे, ना ही कोई लाइट जल रही थी। खैर सुबह हुई। मैंने नींद में अपना वही हाथ देखा तो मेरे हाथ पे छाले बने हुए थे जैसे जलने के बाद बन जाते हैं। मैं उठ के फ़ौरन आंखें मली तो वो छाले मेरे हाथ में हकीकत में बने हुए थे। मैं भाग के अब्बू के पास गया, उनको सारा वाक़या तफसीलन बताया। अब्बू ने मोहल्ले से पता करवाया कि वो औरत और आदमी कौन थे तो पता चला कि वो घर पिछले 40 सालों से बंद है और ना ही वहाँ किसी का कोई आना है। और जिन लोगों का वो घर है वो आज से कई साल पहले मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो फिर वो औरत, वो बच्चे, वो आदमी जिससे मैं सारी रात बातें करता रहा, वो सब कौन थे? उस दिन के बाद आज तक ना ही वो कभी नज़र आए और ना ही ऐसा कोई वाक़या मैंने उस मोहल्ले में दोबारा किसी से सुना।
उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।